हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन। सबसे पहले मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मोशन। सबसे पहला प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको सिंपल टर्म में हम बात करें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। प्योर रोटेशनल मोशन, सिंपल एग्जांपल फैन। रोटेशनल मोशन अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो बॉडी का इस तरह से मोशन हो रहा है जिसमें बॉडी का हर पॉइंट एक फिक्स एक्सिस से दूरी मेंटेन किए हुए है और साथ में हम कह सकते हैं कि हर पॉइंट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरा टाइप हमने एक लिखा है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। सिंपल सा एग्जांपल, आप एक बॉल को फर्श पे रोल कर दीजिए, तो जब आप रोल करते हो तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, साथ साथ वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है। सो ऐसा लिख दिया जाए, रोलिंग ऑफ ए बॉल। तो हम लोग आते हैं डिफिनीशन पार्ट में। कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने, एक फिक्स एक्सिस के थ्रू इसे रोटेट किया जा रहा है। रोटेट किया जा रहा है, क्या मतलब इसका? इन रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल। कोई सा पॉइंट आप पिक कर लीजिए, अगर बॉडी रोटेट कर रहा है टॉर्क लगाया जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे किसी बॉडी को रोटेट करने के लिए। अगर ये रोटेट कर रहा है तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, एनीवेयर, तो हर पॉइंट जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इस पॉइंट की जो दूरी होगी एक्सिस से फिक्स होगी, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट। आर इज here distance of the particle A from a fixed line। तो इसको R1 नाम दे दिए जाए और वो फिक्स लाइन क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कई पैरामीटर्स हैं जब हम लोग बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। तो सबसे पहले हमें सीखना चाहिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, फिर उनके बीच का रिलेशन। करेक्ट? तो आगे बढ़ते हम लोग। कई पैरामीटर्स आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, थीटा, ओमेगा, ओमेगा नॉट, अल्फा, टी। जब हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन को दो पार्ट में बांटा जाता है, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। तो ये चैप्टर जो है फुल्ली डेडिकेटेड है रोटेशनल मोशन पे। करेक्ट? तो जो मैं ए पॉइंट की बात कर रहा था, ए पॉइंट इज मूविंग इन ए सर्कल। तो कुछ पैरामीटर्स जो बेसिक हैं आप जानते हैं। थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने पहले पढ़ा। अगर एक फिक्स पॉइंट से दूरी है r, object or point is at A, it is rotating B पॉइंट पे अगर पहुंच गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से।
अगर ये आर्क लेंथ एस के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू एस बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग कहेंगे आर्क लेंथ पोजीशन वेक्टर। ये आर को कहा जा सकता है डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन। जैसे इस एग्जांपल में हमने दिया था ए पॉइंट से जो दूरी है एक्सिस की वो r1 है। तो कुछ इक्वेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे इस इक्वेशन की बात करूं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन, ओमेगा इज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं ओमेगा नॉट का मतलब है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। हमने पहले पढ़ा है ओमेगा की अगर बात करें तो ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। जो कि हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ रखा है। उसी तरह अल्फा हम लोग कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा बाई डी टी इस फॉर्म इक्वेशन में। सिंबल इज अल्फा। यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह ओमेगा के लिए आप लिख सकते हो रेडियन पर सेकेंड। तो 3 इक्वेशन है यहाँ पे। थीटा आप जानते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको रियल टाइम क्वेश्चन से समझा जाए तो हमने एक क्वेश्चन लिखा है, कोई फ़ैन आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हो, उस पर उसकी एंगुलर स्पीड लिखी होती है पर डायरेक्टली रेडियन पर सेकेंड में नहीं लिखा होता, वो लिखा होता आरपीएम में, 600 आरपीएम। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, अ फैन इज रोटेटिंग एट टॉप स्पीड 600 आरपीएम। तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड की बात हो रही है, रोटेशन पर मिनट। आरपीएम का मतलब हुआ रोटेशन पर मिनट। फैन को कर दिया गया स्विच ऑफ, आफ्टर 5 सेकेंड्स इट स्टॉप्स। आपको 2 चीज़ें बतलानी है, एक नंबर ऑफ रोटेशन बिफोर इट स्विच ऑफ, और हमें ऐसा लिखना चाहिए नंबर ऑफ रोटेशन आफ्टर स्विच ऑफ। स्विच ऑफ करने के बाद वो कई बार घूमेगा, उसके बाद पूरी तरह से वो रुक जाएगा। तो आपको पता करना है कि वो कितनी रोटेशन कंप्लीट करेगा। दूसरा टर्म हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा की वैल्यू। करेक्ट? तो कैसे सॉल्व किया जाए? तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये उससे फाइंड करें कि क्या क्या गिवन है। सो गिवन कंडीशन इज इनिशियल एंगुलर स्पीड या कहें एंगुलर वेलोसिटी 600 आरपीएम। आरपीएम स्टैंड फॉर रोटेशन पर मिनट। पर हम जानते हैं कि हमें चीज़ों को रखना है एसआई यूनिट में। तो अगर मैं लिखूं 1 आरपीएम इज इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड, तो एक रोटेशन में हमने पहले डिस्कस किया, एक रोटेशन में कोई पार्टिकल जो है 2 पाई रेडियन कंप्लीट करता है, 2 पाई रेडियन। तो एक रोटेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 पाई रेडियन में। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60।
2π/60। तो ये कन्वर्जन हमें हेल्प करेगा चीज़ों को सिंपल तरीके से लिखने में। 600 × 2π/60, चूँकि आरपीएम एक कॉमन यूनिट है जो बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज़ करते हैं, पर हमें ये ध्यान रहे चीज़ों को हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको कट करके सॉल्व करके आप लिख सकते हो, इट इज़ 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। इनिशियल स्पीड, हमने फ़ैन को स्विच ऑफ कर दिया, 5 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड 0 हो गई, रुक गया वो, तो आप लिखोगे 0 रेडियन पर सेकेंड। तो 3 चीज़ें हमें पता है, ओमेगा नॉट, ओमेगा एंड टाइम। तो सेकेंड पार्ट सॉल्व करना आसान होगा, बेहतर होगा। तो सेकेंड पार्ट हम लोग अगर सॉल्व करें, फर्स्ट अल्फ़ा, तो अल्फ़ा लिखा जा सकता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। ये कहाँ से मिला हमें? क्योंकि हमने इक्वेशन लिखा था ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा इज फाइनल एंगुलर स्पीड, दिस इज इनिशियल एंगुलर स्पीड, अल्फ़ा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, टी इज टाइम। तो पुट कर दिया जाए वैल्यू, आप लिखोगे अल्फ़ा इक्वल टू 0, ओमेगा की वैल्यू 0 है, माइनस ओमेगा नॉट इज 20 पाई डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम लगा 5 सेकेंड। तो व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट माइनस 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है नंबर ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन का रिलेशन आप कह सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से है, क्योंकि जब अगर फैन एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया, इट मेक्स 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की बात करें। तो अगर हम कहें इन रोटेशन, इट कैन बी एनी नंबर, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन, 3.5 रोटेशन। इन रोटेशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा 2 पाई इंटू एन। सो बेसिकली हमें एन का ही मान पता करना है। तो कोई ऐसा लिख सकता है थीटा इज 2 पाई एन, थीटा इज 2 पाई एन फॉर एन रोटेशन। तो एन निकालने के लिए आप लिख सकते हो थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो अब हम ये सोचें कि थीटा की वैल्यू कैसे निकाली जाए। टू फाइंड थीटा, थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास एक डायरेक्ट इक्वेशन है, थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट हम जानते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकेंड 20 पाई, समय हमारे पास है 5, हाफ अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि फ़ैन की स्पीड घट रही है, एंगुलर स्पीड घट रही है, तो अल्फ़ा का मान रख देंगे -4 पाई इंटू 5 का स्क्वायर। तो थीटा का मान जो हो जाएगा 20 पाई इंटू पाई 5, 100 पाई -2 पाई, थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो आप पाओगे 100 पाई -50 पाई।
जब थीटा हमने सॉल्व कर लिया थीटा की वैल्यू, तो हम लोग एन भी निकाल सकते हैं। एन इज थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, 50 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, 25 रोटेशन। 25 रोटेशन के बाद फैन रुक जाएगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, ये जब इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये तभी किया जा सकता है जब अल्फ़ा कहा जाए कांस्टेंट, मीन्स यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलेरेशन। अगर एक्सेलेरेशन ही चेंज हो रहा हो तो ये इक्वेशन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, हमें फिर बेसिक अप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करेंगे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कई बार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती हैं, शेप ऑफ द बॉडी इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो जब हम लोग स्टडी करते हैं फोर्स के बारे में, टॉर्क के बारे में, रोटेशनल मोशन के बारे में, तो इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। करेक्ट? तो सेंटर ऑफ मास है क्या? अगर मैं कोई रिंग कंसीडर करूं और एक लैमिना इन स्क्वायर शेप, दिस इज अ रिंग, ये एक रिंग है। तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ये है, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट, एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं जहाँ पे सारा मास केंद्रित हो। वी सपोज अ पॉइंट वेयर ऑल मास आर कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये एक ऑब्जेक्ट के लिए भी ट्रू हो सकता है, एक पार्टिकल के लिए ट्रू हो सकता है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी ट्रू हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा ये स्क्वायर लैमिना है, एक सतह है, एक या कहें एक कागज़ का पीस है जो स्क्वायर शेप में है। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर सिमेट्री के अनुसार कहा जाए तो ये बीचों बीच में कहीं पे होगा। अगर मैं कहूँ इसका डायमेंशन ए है, लेंथ ए, ब्रेड्थ इज ऑल्सो ए, और इसको कंसीडर कर लिया जाए ऑरिजिन, रेफरेंस पॉइंट। तो आप कहोगे सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a/2, a/2, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है बाई सिमेट्री बीचों बीच में होना चाहिए। तो बीचों बीच का मतलब ये है, अगर ये ए साइड है तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो बीचों बीच में, सेंटर ऑफ मास विल पास थ्रू इट। उसी तरह हाइट को भी दो भाग में बांट दो, तो सेंटर ऑफ मास हम कह सकते हैं इस लाइन से भी क्रॉस करें। अगर हम रिंग की बात करें तो रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास इज इनसाइड, नॉट इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि रिंग तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर ऑफ मास कहीं बीचों बीच में हो। मतलब पूरा मास जो है हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि यहीं पे केंद्रित है। तो एक बार हमने डिसाइड कर लिया ये सेंटर ऑफ मास है, तो फिर हम चर्चा करेंगे उस किस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उस पे लगने वाला फोर्स बॉडी पे क्या इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहले हम बात करें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
पिछला एग्जाम्पल जो काफ़ी सरल था, स्क्वायर शेप लैमिना, तो यहाँ पे तो आपने ज्योमेट्री के हेल्प से फिगर आउट कर लिया कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। कई बार ऐसा हो सकता है, वी हैव सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सबसे सिंपल सिचुएशन कंसीडर किया जाए, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग पोजीशन। पॉइंट साइज पार्टिकल हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। एक फिक्स पॉइंट से मान लिया जाए ऑरिजिन, पहले की दूरी है 1 मीटर, दूसरे की दूरी है 3 मीटर और चौथे की दूरी है तीसरे ऑब्जेक्ट की दूरी है 4 मीटर। 3 ही ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, 3 पॉइंट साइज। तो कोई कहेगा सर जो सेंटर ऑफ मास होगा इस बीच वाले के इर्द गिर्द होगा, राइट साइड नहीं हो सकता, लेफ्ट साइड नहीं हो सकता, कहीं बीच में होगा। वो हम कैसे फाइंड करें एग्जैक्ट पोजीशन? तो आप एक फॉर्मूला लिख सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हमने लिया तो हमने 3 मास कंसीडर किया। चीज़ें और इंक्रीज हो सकती अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल 3 की नहीं 4, 5, 6, 7, 8, तो उसी अनुसार आप मॉडिफाई कर सकते हो फार्मूला को। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, मास मस्ट बी गिवन, तो कुछ कंसिडर कर लिया जाए। m1 is 1 kg, m2 is 2 kg and m3 is also 2 kg। तो अगर मैं डिनोमिनेटर लिखूं, तीनों को एक साथ ऐड कर दूं, 1 + 2 + 2, ये हो गया 5 kg। फर्स्ट पार्ट न्यूमरेटर का फर्स्ट पार्ट m1 x1। तो आप ऐसा कर सकते हैं, सेपरेटली लिख ले, x1 की वैल्यू है 1 मीटर, x2 की वैल्यू है 3 मीटर, x3 इज 5 मीटर। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 1 × 1 प्लस 3 × 2 प्लस 5 × 2। सिंप्लीफाई किया जाए, (17 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 3.4 मीटर। सेंटर ऑफ मास जो होगा 3 से थोड़ा अधिक दूरी पे होगा, कुछ यहाँ पे। दिस इज द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी चीज को x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट में एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे एक प्रश्न किया जाए, मैं कंसीडर कर रहा हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सारे साइड्स इक्वल हो, देयर आर 3 पार्टिकल्स 3 है। ट्रायंगल कंसीडर किया गया है इनको लोकेट करने के लिए। ट्रायंगल का साइड मैं कहूं 6 मीटर, इक्विलेटरल। हम जानना चाहते हैं इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा, इसकी पोजीशन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट।
अगर हम कंसीडर कर लें ये जो पहला ऑब्जेक्ट ए है वो ऑरिजिन पे रखा हुआ है, आप रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी कंसीडर कर सकते हो। तो एक रेफरेंस लाइन बना लिया जाए एक्स एक्सिस, ए बी लाइन को एक्सटेंड करके हमने एक्स एक्सिस कह दिया, और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वी कॉल इट वाई एक्सिस। तो मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, क्योंकि मुझे तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पता कर सकते हैं। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा कुछ 6,0, क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ आप 6 चल रहे हो, 6 चल रहे हो, तो इट इज 6। आपने वाई एक्सिस की तरफ मूव नहीं किया है, तो वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। अगर सी पॉइंट की चर्चा की जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना आसान होगा, क्योंकि आप कहोगे इट इज सिमेट्रिकल। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो जितना पार्ट लेफ्ट साइड है उतना ही पार्ट राइट साइड है, सो इट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। तो हम ये कह सकते हैं अगर हमें सी पॉइंट तक पहुँचना है ए पॉइंट से, तो पहले हम 3 चलेंगे, फिर वाई एक्सिस की तरफ चलेंगे। तो हमने एक्स एक्सिस की तरफ 3 मूव किया है, वी विल राइट एक्स कोऑर्डिनेट इज 3। अब बात आती है वाई कोऑर्डिनेट की। तो कई तरीके हो सकते हैं वाई कोऑर्डिनेट निकालने का। एक तरीका आप ये कह सकते हो, इस पॉइंट को कहा जाए डी, जहाँ पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो कुछ ऐसा है सिचुएशन ए सी डी। हम जानते हैं हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये साइड है 6 मीटर, ये 3, तो ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये भी निकाला जा सकता है। आप लिखोगे सी डी इज रूट अंडर हाइपोटेनस, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस अदर साइड 3 स्क्वायर, तो आप लिखोगे 36 माइनस 9 दैट इज रूट अंडर 27। रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3√3 मीटर। तो ये हाइट मिल गया मुझे 3√3। तो अगर बात की जाए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, दोनों हमें चाहिए। सेंटर ऑफ मास कहीं हो सकता है बीचों बीच कहीं पे होगा, लेट्स से सेंटर ऑफ मास कहीं इस पोजीशन पे। हम जानना चाहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट आप कह सकते हो इट विल बी ऑन दिस लाइन रफली, तो 3 होना चाहिए, फिर भी हम लोग चेक करेंगे बारी बारी से। फिर वाई कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। मास हमने कंसीडर नहीं किया, मास आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, लेट्स से ऑल आर इक्वल, तभी आप कह पाओगे सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे हो। अगर वो इक्वल ना हो तो वो शिफ्ट हो जाएगा, जिधर मास ज़्यादा सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट होगा। तो एक सिंपल सिचुएशन बनाया जाए 1 kg 1 kg 1 kg इन ऑल केसेस, ठीक है। तो आप लिख दोगे 1 इंटू x1 0, आप सेपरेटली भी लिख सकते हो ताकि चीज़ें कंफ्यूज ना हो। 0,0 बी का कोऑर्डिनेट है 0,6, तीसरा कोऑर्डिनेट है 3,3√3। तो इसको हम कहें x1, y1 ये पार्ट, उसी तरह ये x2/2, 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, आप तीनों मास ऐड कर देंगे, तीनों का मास 1 प्लस 1 प्लस 1,
सो बेसिकली इट इज़ 9/3, जैसा कि हमने कहा था इट विल बी 3 मीटर। वाई कोऑर्डिनेट की बात करें, सेम पैटर्न m1y1 m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो नीचे तो आप वही लिखोगे 3, ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 मास चूँकि सेम है तो आप डायरेक्टली वाई कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कीजिए बारी बारी से। √3/3, तो दैट इज 1/√3। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गया, हमें हमारा रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट मिल गया। सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3,1/√3। कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे अगर मास सेम है, क्या मास अगर सेम है तो इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल जी हाँ, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मास सेम है तो हर जगह m1 m2 m3 के जगह पे m हो जाएगा, दैट विल बी कॉमन, और नीचे वाला डिनोमिनेटर विल बी 3m। तो आप कहोगे 1m विल डिवाइडेड बाय अनदर, तो चीज़ें बदल जाएगी। इफ़ all 3 are equal, it can be said for more than 3 particles, तो सेंटर ऑफ मास आप लिख पाओगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो हम लोग लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये तभी यूज़ करना है जब हमें पता हो कि मास इक्वल है। वो हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि चीज़ें सिंप्लीफाई होके ऐसा हमें मिला। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो वो हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।